पिछले वीडियो की निरंतरता बनाते हुए आज हम भौतिक भूगोल में आग्नेय शैलों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी जो रचना है, प्रकार, इनमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। खनिजों की रचना, रंग, कणों की बनावट, आकार एवं विभिन्न आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति की प्रक्रिया में अंतर होता है। इस आधार पर हम इसको विभाजित कर सकते हैं। विभाजन में अपन पहले देखते हैं उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। इसमें दो तरह से इसको विभाजित किया। पहला है अंतःनिर्मित आग्नेय शैल और दूसरा है बाह्य निर्मित आग्नेय शैल। अंतःनिर्मित में या अंतर्जात आग्नेय शैल को पातालीय एवं मध्यवर्ती में विभाजित किया है। जैसा कि अपन को पता है, आग्नेय शैलों की रचना तरल जो मैग्मा है, तरल तप्त मैग्मा और लावा के जमने से होती है। और ये जो लावा है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है उस समय जो लावा निकलता है वो दो रूप में जमता है। पहला धरातल के ऊपर, दूसरा धरातल के नीचे। इसीलिए अंतःनिर्मित और बाह्य निर्मित दो प्रकार के आग्नेय चट्टानों का अध्ययन अपन उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार करेंगे। पहला, जैसे अंतर्निर्मित आग्नेय शैल जो हैं, इसमें जो अपन ने देखा कि जमने की जो प्रोसेस है, एक धरातल के ऊपर, दूसरा धरातल के नीचे। तो अंतर्जात आग्नेय शैल में क्या होता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है उस समय मैग्मा ऊपर की तरफ धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तो आंतरिक आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ये जो चट्टानें, ये जो जमाव होता है निर्मित होने वाले स्थान के धरातल से गहराई में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्याप्त अंतर पाया जाता है। और कुछ आंतरिक चट्टानें काफ़ी गहराई में भी पाई जाती है। इस प्रकार स्थिति के अनुसार हम इसको दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है पातालीय अंतर्जात, दूसरा है मध्यवर्ती अंतर्जात। पातालीय नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि ये जो चट्टानें हैं इनका निर्माण अधिक गहराई में होगा। तो इस प्रकार के आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है। तो अधिक गहराई में होने का मतलब ठंडा होना, जमाव, ठोस होना अधिक गहराई में होगा, जहाँ पर तापमान अधिक होता है गहराई में। अतः इनके ठंडा होने की गति भी धीमी होती है। इस कारण इनके रवे अधिक तथा बड़े पाए जाते हैं। आग्नेय शैल का और उसमें भी पातालीय शैल का मुख्य उदाहरण ग्रेनाइट हम बता सकते हैं। और पातालीय शैल का नामकरण प्लूटो के नाम पे किया गया है, जिसका तात्पर्य होता है पाताल देवता। ये इतनी गहराई में स्थित होती हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग के अत्यधिक अपरदन अथवा उत्थान के बाद ही दृष्टिगोचर
ऊपरी भाग पर होती है। यानी संक्षेप में हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अधिक गहराई में जब इसका जमाव, ठंडा होना, जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में पाई जाती हैं। अधिक गहराई में तापमान अधिक होने के कारण ठंडा होने की गति मंद होती है। इस कारण इनमें रवे अधिक तथा बड़े पाए जाते हैं। पाताली। अब आता है मध्यवर्ती अंतर्जात सेल। इसमें क्या होगा, जब ज्वालामुखी उद्गार होगा उस समय गर्म एवं तरल मैग्मा ऊपर आता है, परंतु धरातलीय अवरोध के कारण दरार छिद्र एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। कौन सी? मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय सेल। ये मध्यवर्ती इसलिए कही जाती हैं कि इनका निर्माण धरातल की सतह के नीचे होता है। अपरदन के बाद ये चट्टानें धरातल पर विभिन्न रूपों में दिखाई देती हैं। इनमें प्रमुख हैं बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सिल आदि। ये मध्यवर्ती अंतर्जात सेल के विभिन्न रूप हैं और अपरदन के बाद ये चट्टानें धरातल पर विभिन्न रूप में प्रकट होती हैं, जिसमें अपन ने अभी जो नाम डिस्कस किए हैं, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सिल आदि। अब आता है बैथोलिथ। सबसे पहले तो क्या हो गया? मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय सेल। बैथोलिथ लंबे, असमान तथा उभरे हुए आग्नेय सेल के आकार होते हैं। ये प्राय गुंबद के आकार के होते हैं, जिनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। आधार तल अधिक गहराई में होता है। अपरदन द्वारा इसका ऊपरी भाग दिखाई देता है, परंतु इसका आधार कभी नहीं देखा जा सकता। इसका ऊपरी भाग जो है वो उबड़ खाबड़ और अत्यधिक असमान होता है। बैथोलिथ पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है, पाए जाते हैं। और रांची पठार पर इस तरह के बैथोलिथ मिलते हैं। आप डायग्राम जो इसमें बना हुआ है इसमें भी देख पा रहे हो कि किस प्रकार से बैथोलिथ जो है केवल इसका ऊपरी भाग ही दिखाई देता, आधार भाग नहीं दिखाई देता। ढाल है वो गुंबद के आकार का होता है। ढाल जो है वो खड़े, यानी किनारे जो हैं वो खड़े ढाल वाले होते हैं। तो ये था आपका बैथोलिथ। फिर आता है लैकोलिथ। लैकोलिथ जो है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है लैकोलिथ का, और आपको ये इस तरह से डायग्राम अपनी नोटबुक में बना के याद भी करने हैं। लैकोलिथ मैग्मा निर्मित एक बड़े आकार का होता है, जिसका रूप उत्तल ढाल के रूप में होता है। देख रहे हो ऐसे ऊपर उठा हुआ। परतदार चट्टानों के बीच पाए जाते हैं, खासकर जब लावा का उद्गार होता है, यानी जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो उसके साथ ही क्या होगा? लावा आएगा। तो गैसों के जोर से परतदार सेल की ऊपरी परत उत्तल चाप अथवा गुंबदाकार के रूप में बदल जाती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे ही लावा का उद्गार होगा तो गैसेस जो होंगी उनके जोर से परतदार जो सेल है उसकी ऊपरी परत उत्तल चाप या गुंबदाकार के रूप में बदल जाती है, जिसके कारण ऊपर वाली मुड़ी हुई
तथा निचली सीधी परत के बीच खाली जगह बन जाती है, जिसमें ज्वालामुखी राख, गैस तथा लावा आदि भर जाते हैं और उसके कारण लैकोलिथ का निर्माण होता है। अब इनमें जो बैथोलिथ और लैकोलिथ में मेन डिफरेंस आप जो देखोगे वो क्या है, बैथोलिथ किसी भी चट्टान में बन सकता है, परंतु लैकोलिथ केवल परतदार चट्टान में ही बनता है। और छोटा नागपुर पठारी भाग में ऐसे अनेक आकार देखने को मिलते हैं। तो जो मेन डिफरेंस हुआ चट्टानों के जो बनावट का है वो भी इसमें आ गया कि बैथोलिथ किसी भी चट्टान में बन सकता है, लेकिन लैकोलिथ केवल परतदार चट्टान में ही बनता है। अब आता है फैकोलिथ। अपन जब वलन पढ़ रहे थे तब अपन ने देखा था अपनति और अभिनति। ये जो मोड़ है इसका ऊपर उठा भाग अपनति और नीचे धसा वाला भाग होता है अभिनति। फैकोलिथ का जब निर्माण होता है तो इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति, ऊपर उठा भाग धसा भाग में मैग्मा का जमाव हो जाता है और इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को फैकोलिथ कहते हैं। और आप देख भी रहे हो ये जो मोटा बन गया जमाव आप दिखाई दे रहा है और लिखा भी हुआ है फैकोलिथ। तो अपनति ऊपर उठा भाग, अभिनति दशा वह भाग यहाँ पे जो हैं इनका मैग्मा का जमाव हो जाता है अपनति तथा अभिनति में, और इस प्रकार से जो शैल बनती हैं आग्नेय उनको फैकोलिथ कहते हैं। फिर आता है आपका लोपोलिथ, सिल और डाइक। लोपोलिथ जो है जर्मन भाषा के लोपास से लिया गया है, जिसका मतलब होता है छिछली बेसिन। जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो तस्त्री-नुमा आकार का निर्माण होता है और इस आकार को लोपोलिथ कहते हैं। क्या हुआ, धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है। और यहाँ हमने देखा था लैकोलिथ में जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों के जोर से परतदार शैल की ऊपरी परत उत्तल चाप के रूप में बदल जाती है। और यहाँ लोपोलिथ में जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो तस्त्री-नुमा आकार का निर्माण होता है और इसको लोपोलिथ कहते हैं। फिर आता है सिल। सिल जो है परत के रूप में आग्नेय शैल का समूह होती है। जब मैग्मा का प्रवाह होता है तो मैग्मा का जमाव परतदार अथवा रूपांतरित शैलों की परतों के बीच हो जाता है और सिल की जो स्थिति है वो जो मौलिक चट्टानें हैं उनकी परतों के समानांतर होती है। जैसे पहले से जो चट्टान है उनके समानांतर जो मौलिक चट्टान है उनकी परतों के समानांतर होती है। जब इस जमाव की मोटाई अधिक होती है तो सिल कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हो दो तरह से है, लावा का प्रवेश हुआ, जो मौलिक चट्टानें हैं उनके समानांतर ये जो
ब्लैक कलर में मोटी परत दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे इसको तो बोलते हैं सिल, परंतु पतली सिल को सीट कहा जाता है। आप ऊपर की तरफ देख रहे हो जमाव है लेकिन पतला। सिल की मोटाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक होती है और सिल की आग्नेय शैल आसपास की चट्टानों से काफ़ी कठोर होती है। अब आता है डाइक। डाइक जो है ये भी क्या है, सिल की तरह होती है लेकिन ये लंबी तथा पतली होती है। सिल एवं सीट जो हैं वो मौलिक चट्टानों की परतों के समानांतर होती हैं, लेकिन डाइक परतों से लंब के रूप में पाई जाती है। यानी सिल एवं सीट के विपरीत डाइक परतों से लंब के रूप में पाई जाती है। वास्तव में डाइक एक दीवार की तरह आग्नेय शैल का आंतरिक रूप ही होती है। मोटाई कुछ सेंटीमीटर से सैकड़ों मीटर तक पाई जाती है। लंबाई कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक होती है। इसमें क्या होता है, कुछ आग्नेय शैल अपने समीपवर्ती शैल से ज़्यादा कठोर होती हैं तो अपरदन का प्रभाव कठोर चट्टान होने के कारण उन पर कम पाया जाता है। इसके विपरीत कुछ डाइक मुलायम भी होती हैं। इस प्रकार स्थल रूप के निर्माण में इनका अलग अलग जो रूप हैं वो हम देखते हैं कि 3 रूप हो सकते हैं। पहला, जब डाइक की शैल समीपवर्ती शैल से कमज़ोर होती है तो क्या होगा, डाइक का ऊपरी भाग अपरदन से कट जाएगा और गर्त बन जाता है, जैसा अपन देख रहे हैं। कमज़ोर होगी तो क्या होगी, डाइक की शैल है वो कमज़ोर है तो वो अपरदन से उसका ऊपरी भाग कट जाएगा। दूसरी अवस्था क्या होगी, जब डाइक की चट्टान समीपवर्ती शैल से कठोर होती है तो अपरदन के कारण समीपवर्ती चट्टान कट जाती है और डाइक जो है वो ऊपर निकली रहती है। पहली जो स्थिति थी उसमें कठोर थी समीपवर्ती और डाइक की ऊपरी भाग ये कोमल तुलनात्मक रूप से। यहाँ पे साइड की जो हैं समीपवर्ती वो कोमल और डाइक है जो कठोर। फिर आती है तीसरी अवस्था, जब डाइक आसपास की चट्टान के बराबर ही कठोर तथा मुलायम हो तो ऐसी अवस्था में डाइक का कटाव समीपवर्ती शैल के अनुरूप ही होता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। क्योंकि चट्टानें एक जैसी कठोर एवं कोमल होंगी तो एक तरह से एक समान ही उनमें क्या होगा, अपरदन भी होगा। तो ये था अपना जो अपन आग्नेय शैल का वर्गीकरण पढ़ना प्रारंभ किया था, उसमें पहला जो अपना टॉपिक अंतर्निर्मित आग्नेय शैलों में अपन ने पातालीय एवं मध्य निर्मित आग्नेय शैल का अध्ययन किया। आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में निरंतरता बनाए रखेंगे।